कि सेकेंड जो 22 जनवरी 2025 की खबर है, दलित बैंक कर्मचारी ये बारात में बारातियों से ज़्यादा उसके पुलिस थे, आप पढ़े होंगे। ड्रोन की निगरानी में उसकी शादी होती है और वो क्या बोलते हैं बारात निकलती है घोड़ी पे। अरे एक दलित आदमी अपनी शादी भी दूसरों के जैसा कर नहीं सकता, घोड़े पे बैठ नहीं सकता, उसकी बारात नहीं निकल सकती, और उसके लिए बाराती कितने लोग थे उतने ही पुलिस और ऊपर से ड्रोन। ये हालत है, ये है सबका प्रयास। ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैं ये आपको दूंगा नेक्सर 2 में, ये बातें मेरे पास है, लेकिन ये देखिए दैनिक भास्कर में है, वो बहुत पढ़ते हैं आप, क्योंकि अखबार की बातें, अखबार झूठ है तो झूठ है, मैं छोड़ देता हूँ, लेकिन ये हकीकत है, सब में आता है। आप इंटेलिजेंस से पूछ लिए ना, सब मेरे पर भरोसा नहीं आपका, इंटेलिजेंस से पूछ लिए। तो ये दूसरा घटना, मैं ताजे घटने दे रहा हूँ, पुराने नहीं। तो ये तीसरा घटना ये है, सासाराम बिहार के सांसद है मनोज कुमार पर जानलेवा हमला हुआ। सासाराम एक रिजर्व सीट से चुन के आए हैं। अगर एक सांसद का ये हाल है तो आप सोचिए कि किस ढंग से ये यहाँ पर सियासत हो रही है और वो चल रहे हैं। और मैं आपसे ये विनती करूंगा, यही सबका विश्वास, क्या यही सबका प्रयास? ये तो ऐसा प्रयास हो रहा है कि दलितों को खत्म करने का प्रयास हो रहा है, महिलाओं को रेप कर रहे हैं, और आप बोल रहे हैं कि पेपर में आए सो सभी बात अगर झूठ है, कोई भी पेपर मत पढ़ो, मत पढ़िए। हम जो पढ़ते हैं अगर सत्यता है तो फोन करके हमारे वहाँ के अध्यक्ष को पूछते हैं, वहाँ के डीसीसी प्रेसिडेंट को पूछते हैं और दूसरे कार्यकर्ताओं को पूछते हैं। पूछने के बाद ये ऑथेंटिसिटी आप जो कहते हैं ना साहब, वो मिलने के बाद ही मैं बोलता हूँ, नहीं तो नहीं बोलता सर। दूसरी बात ये है कि आरटीआई से मिली सूचना ये बताती है IIMs 80% से ज्यादा और कुछ जगह 90% तक फैकल्टी जनरल कैटेगरी से है। वहाँ कोई रिजर्व कैंडिडेट नहीं है, बैकवर्ड कैंडिडेट नहीं है, वहाँ कोई भी नहीं, सिर्फ जनरल कैंडिडेट्स 80 to 90% है। और ये तो राइट टू इंफॉर्मेशन से बात कर रहा हूँ मैं, राइट टू इंफॉर्मेशन, क्योंकि आप ऑथेंटिसिटी पूछते हैं, इसके लिए मैं बोला भाई राइट टू। भाषण के बाद डायरेक्शन दूंगा, आप कंटिन्यू कीजिए। तो सर, SC ST OBC को उच्च शिक्षा और नौकरियों के संवैधानिक अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। यह पूरी साजिश है और इन लोगों को अंधेरे में रखना, उच्च शिक्षण से अलग करना, ये आज के बीजेपी सरकार में हो रहा है। मैं दावे से कहूंगा कि ये लोग इनको खत्म करना चाहते हैं, शिक्षण से वंचित करना चाहते हैं। जो मनु ने लिखा उसका प्रूफ वो लोग कर रहे हैं। सर, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, IITs, IIMs, IIITs, ये सब इसी तरह से चल रहे हैं। वो भी मैं आपको दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे वो भी पेपर का है, लेकिन पेपर का नहीं है, वो RTI से निकाले हुए आंकड़े। हाँ, अरे कोई भी रहने दो, अरे कोई भी रहने दो, अगर नहीं है तो बात और है, लेकिन जो गलत है गलत मैं करूंगा। बैठो बैठो, अगर जो गलत है गलत है। हाँ,
तुम मनुवादी हो। तो सर आप स्कॉलरशिप बंद कर रहे हैं, SC ST और OBC छात्रों का स्कॉलरशिप में कटौती की है, प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप बंद करें। ये क्या है साहब? ये विकास है सबका, ये प्रयास है उनको आगे बढ़ाने का। और 2015 सुनिए आप, 61,000 से अधिक एडेड स्कूल्स बंद हो गए। बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, ये हाल है। 61,000 से अधिक एडेड स्कूल बंद हो गए। उत्तर प्रदेश में 27,000 सरकारी स्कूल बंद करने का काम चल रहा है और स्कूल रैशनलाइजेशन नीति से 50,000 और स्कूल बंद किए जाएंगे। रैशनलाइजेशन तो बीजेपी सरकार पूरे शिक्षा तंत्र पर कब्जा करने में, UGC रेगुलेशन में सरकार चाहे किसी को भी वाइस चांसलर बना सकते और राज्यों का अधिकार गवर्नर को सौंप दिया गया है। और ये सरकार ऐसी है, चुनी हुई सरकार की बात कम सुनती है, गवर्नर की ज्यादा सुनती है और गवर्नर को यहाँ के सिखा के भेजता। सर आप नहीं सुनते थे वो बात और है, लेकिन यहाँ जो है तो गवर्नर को इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। ये लड़ाई तमिलनाडु में चल रही है, ये लड़ाई ये इसमें अपने तेलंगाना में चल रही है, ये लड़ाई अपने कर्नाटक में चल रही है, ये लड़ाई अपने केरला में चल रही है। सर अब क्या वेस्ट बंगाल में भी चली, अभी भी चल रहा है। तो नहीं, आपके जमाने की बात नहीं करूँगा, आप अध्यक्ष हैं, मैं नहीं करूँगा, मैं वो पाप मैं नहीं करूँगा। अब यहाँ इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि जब मार्गरेट अलवाजी मेरे खिलाफ प्रतिद्वंदी थी, हाँ, तो उन्होंने आपका समर्थन नहीं किया था। आपका समर्थन नहीं किया था, मेरा किया था। अच्छा ठीक है। आप देखो साहब, आप तो मैं बोलना पड़ता, आप तो हरफन मौला है फिर। हाँ, आप दुश्मन को भी दोस्त बना लेते हैं। हाँ, और ऐसा बोलना पड़ता है मुझे, साहब तुम्हारा रंग कैसा है, तुम्हारा नहीं पानी रे पानी तेरा रंग कैसा है, जो मिला है वैसा हूँ। तो आप सबको घुमा लेते हैं। तो इसलिए सर फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म कर रहे हैं लोग। देखो डेमोक्रेसी है, आज हम हैं कल नहीं रहेंगे, कोई भी यहाँ पर शाश्वत नहीं रहेगा, लेकिन एक गलत प्रेसिडेंट नहीं होना चाहिए। गलत अगर हम आज करें वही चलेगा आगे भी, उससे देश को नुकसान है, उससे लोकतंत्र को नुकसान है, उससे कोई भी हमारे संविधान को तोड़ मरोड़ के कुछ कर सकता है। इसीलिए मैं आपसे कहूँगा कि हर जगह जो गवर्नर हावी हो गए हैं अपने लोकल गवर्नमेंट पे, ये अच्छा नहीं है। और मैं देख रहा हूँ कोई 8 दिन, कोई 10 दिन, 6 महीने तक फाइल्स आते नहीं, गवर्नर के पास गए, कोई नॉमिनेशन है आता नहीं, जब तक यहाँ से वहाँ पर क्लियरेंस नहीं मिलता वो आता नहीं। मेरे को समझ में नहीं है। मैं भी जब विरोध पार्टी की वहाँ मेरी गवर्नमेंट थी, मैं था उसमें, तो गवर्नर जनता पार्टी के थे, हम कोई प्रपोजल भेजे वो जल्दी आती थी, ठीक ढंग से आती थी। कोई ऐसी आज जो चल रहा है क्वारी भेज के भेजना अननेसेसरीली, ये गवर्नर रूल नहीं करना, जो जनता ने चुनी हुई सरकार है उसकी बात सुनना, ये मेरा विनती है आपसे। और ये जब नहीं करेंगे फेडरल सिस्टम को आप खत्म कर रहे हैं। दूसरी बात ये है सर, और गवर्नर्स आजकल
जनता का काम कम कर रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट का ज़्यादा कर रहे हैं। तुम सताओ, ठीक है सताओ, तो ये क्या है? मेरे को इससे मैं तो नाराज हूँ, लेकिन हमारी नाराजगी तो आप सुनते नहीं। लेकिन जनता की नाराजगी है, जिन्होंने लाखों वोटों से उनको चुन के लाया। और एक सर, ये निजीकरण से भी क्या हो गया है पब्लिक सेक्टर। मैंने पहले ही कहा कि ये लोगों को, खासकर SC/ST लोगों को नुकसान हुआ और आज उनको नौकरियां खत्म हो गई। 1,30,000 नौकरियां उनको मिलने का वो नहीं मिल रहे। तो अगर आप 2 रोटी चावल देंगे, कुछ तो मैं 2,000 रुपए दूंगा, ये भी कहेंगे, लेकिन कायम नौकरी, परमानेंट नौकरी, ये उसको 40-50 साल तक उसको कायम नौकरी मिलती है। उसके बाल बच्चे को वो पाल सकता है, विद्या दिला सकता है। इसीलिए वो नौकरी भर्ती करने की जरूरत है। सिर्फ उपदेश करने से फायदा नहीं, तुम्हारे हाथ में जो है वो पहले करो, उसके बाद में भाषण देते जाओ। सर, कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर्स आज कम से कम 46% नौकरी पे है, और लैटरल एंट्री जो है इसके ये भी तो कहीं से कहीं ला रहे हैं, और तो क्वालिफिकेशन नहीं हो रहा। अब भाई मेरे जमाने में हुई, ठीक है हो गई, लेकिन तुम सुधारो ना, तुमको कौन बोला ना को सुधारो। और सर मैं आपसे ये करूंगा, ये लैटरल एंट्री बड़ा डेंजरस है, कि क्योंकि ये IAS ऑफिसर की जगह बैठ रहे हैं और ये यूनिवर्सिटी में भी अपॉइंट कर रहे हैं। अगर वो गवर्नर को जो अपॉइंट करने का भी अभी जो निकला है, अगर कोई स्किल डेवलपमेंट के तहत, आपने तो ये बताया कि स्किल डेवलपमेंट के लिए जो आदमी जहाँ फिट होता उसके लिए ट्रेनिंग दे रहे हैं। जो गवर्नर को कुछ मालूम ही नहीं होता, ऐसे आदमी को अगर किसी वहाँ पर, मैं क्या कहूँ अब, जिसको उसका क्वालिफिकेशन ही नहीं, उसको वाइस चांसलर बनाने जा रहे हैं आप। वो लैटरल तो है, लेकिन गलत आदमी को लोग रहते हुए, अवेलेबल पीपल, क्वालिफाइड पीपल, इफ दे आर देयर, व्हाई यू आर गोइंग फॉर लैटरल एंट्री? क्योंकि SC/ST बैकवर्ड क्लास के रिजर्वेशन को खत्म करने के लिए उनको वाइस चांसलर नहीं बनना चाहिए, उनको प्रोफेसर नहीं बनना चाहिए। इसीलिए आप ये सारे चीजें कर रहे हैं, और इससे एक बहुत बड़ा षड्यंत्र भी है। और कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर एम्प्लॉयमेंट आप देते जा रहे हैं, और ये सोचते, फिर मैं बोलूँगा तो लोग, चंद लोग उधर उठेंगे कि मैं मनुस्मृति की सोच आपकी है अगर कहता हूँ, लोग झट से उठते हैं उधर, क्योंकि वो मनुवादी के सपोर्टर हैं, तो उठना ही पड़ता है, उठ सकते हैं। सर, आज मनुस्मृति के वजह से जिन लोगों को, जिन महिलाओं को आज हमारी माता जी जो फाइनेंस बजट रखी कल, हाँ अच्छा ठीक है, हाँ, रेस्पेक्टेड फाइनेंस मिनिस्टर, अगर जो बजट आज पेश किए वो संविधान की देन है, मनुस्मृति की देन नहीं है। ये मनुस्मृति देखो, औरतों को कोई हक नहीं देना, शूद्रों को कोई हक नहीं देना, इसमें लिखा हुआ है। अगर कोई आज फाइनेंस मिनिस्टर बने, कोई एजुकेशन मिनिस्टर बने, कोई ये बने, तो ये देन है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जो संविधान बनाया उसके तहत मिला, और हम लोगों को भी बोलने का अधिकार मिला, आज संविधान की वजह से मिला।
तो इसीलिए सर ये मनुवादियों का मत सुनिए, कम से कम अब तो जो हो गया, आगे का रास्ता देखेंगे क्या होता है। तो दूसरी चीज मैं आपको जाति जनगणना, इसके बारे में, जाति जनगणना के बारे में इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जाति जनगणना अगर एक बार हो गई तो सबकी हालात, मासी हालात मालूम होगी और कौन से स्टेज में कौन सी कम्युनिटी है, उसका फायदा अपने को मिलता है और जिसको सहूलत हम देना है उसको हम सहूलत दे सकते हैं। इसीलिए ये जाति जनगणना कर रहे हैं। ये किसी और को छेड़ना, किसी को अपमान करना, किसी के इसलिए नहीं। बैकवर्ड क्लासेस जिनको आज बहुत बैकवर्ड में फिर बैकवर्ड है, मोस्ट बैकवर्ड, तो इनकी सब हालात मालूम होगी। तो इसीलिए हमको एक योजना करने में, स्कीम बनाने में उसका फायदा होगा, इसलिए कर रहे हैं। और एक साहब, अब तो ठीक है, मैं तो आपको सारी चीजें बताया, अब 3 ही बताऊंगा आपको, जय बापू, जय भीम और जय संविधान। ये 3 बात करके मैं खत्म करूंगा। उसीलिए आप सर, गांधी जी, दुर्दैव की बात है कि इस प्रेसिडेंशियल स्पीच में मैं तो नहीं देखा। सर आप बहुत पढ़ते हैं, शायद आपको मिला होगा, गांधी जी के कोई कार्यक्रम है साहब? हाँ है, की सरकार मानने वाले। हाँ मुझे, क्योंकि आप बारीकी से पढ़ते हैं इसीलिए पूछा कि मेरे को आजकल बड़ा चश्मा होना पड़ता, इसीलिए मेरे को नहीं मिला हो। तो अगर आपको मिला गांधी जी के बारे में और मनरेगा के बारे में, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? हाँ, आप जवाब उनसे मांग रहे हैं, मेरे से मांग रहे हैं? महात्मा गांधी नहीं, राष्ट्रपिता मेरे से मांग रहे हैं, इनसे मांग रहे हैं? महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिसकी फोटो सबसे पहले हमने पार्लियामेंट में लगाया। अब आज आप सावरकर की फोटो लगा रहे हैं, वो बात और है, और गोडसे की पूजा करते हैं, वो बात और है। तो सर, जब सर उनको इतना महत्व दिया जाता था बाबा साहब का, तो जब वो साउथ अफ्रीका से लौटे तो हर वक्त उनका डाक निकलता था। तो कई चंपारण का, कई सत्याग्रह, क्विट इंडिया, ये सारी जो सारे समय पे उनके डाक चिट्ठी निकलती थी। लेकिन आज महात्मा गांधी जी गायब है आपके बजट में, उनका नाम नहीं। मनरेगा तो उसको महात्मा गांधी के नाम से ही हम रखे थे, और इसीलिए आपने कम किया कि 86,000 करोड़ पहले था, आज भी वैसा ही है, जैसा कि झील के पानी, क्या बोलते हैं वो, झील के जैसे ठहरा हुआ पानी के जैसे। तो ये मेरे को समझ में नहीं आया, गांधी जी के विचार को मानने वाले लोग और खुद बार बार बात करते हैं, आपने ना भारत छोड़ो आंदोलन में उनका मदद किया और अंग्रेज को मदद किया था उस वक्त। और याद रखना जरूरी है, हिंदुस्तान स्वतंत्र करने के लिए अरे सुनो भाई, सर हेडगेवार ने संघ के कई कार्यकर्ताओं को आजादी की लड़ाई में शामिल न होने का सुझाव देते हुए कहा था, तुम्हारे परिवार की देखभाल कौन करेगा? गोलवलकर ने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में
लिखा था, इस समय भी संघ का निरंतर कार्य चलना चाहिए, आंदोलन के बारे में मत सोचिए। ये गोलवलकर गुरुजी बोले, वो हेगड़ेवार बोले। गलत नहीं, मैं देता हूँ, वो भी मैं देता हूँ। सावरकर के बारे में और उनके बारे में क्या लिखा है सर, ये नया कली निकला है, आप पढ़े होंगे। और वो कौन लिखा है वो भी बोलता हूँ सर। और उसके बाद में गांधी जी तो 2338 दिन जेल में थे, नेहरू जी 3259 दिन जेल में थे। आपके लोग कितने थे, कहाँ थे, कितने करें? तो आप जेल नहीं गए, लड़ाई नहीं लड़े, जाने वालों को भी रोक दिए। ऐसी है सरकार, ऐसी है पार्टी है, ये लानत है। और ऊपर से हम देशभक्त हैं, हम देश को बचाने वाले। अरे देश को तो क्या बचाते, तुम देश के लिए फाइट भी नहीं करे हैं। और अब क्या हो गया, अब तो देश का बचाने का तो छोड़ो, देश को बेचने वाले बन गए हम। सर मैं और एक बात कहना चाहता हूँ सर, 2014 में बीजेपी के नेता लोग ये समझते हैं कि आज़ादी 2014 में मिली, जब मोदी जी चुन के आए उसी वक्त देश को आज़ादी हुई। ये उनके लोगों का कहना। और आरएसएस के सरसंघ चालक मोहन भागवत कहते हैं 2024 में राम मंदिर बनने पर मिली आज़ादी। वो कहते तो ये उन्होंने ये कहा। और तो सभी शहीदों स्वतंत्रता सेनानियों का यह अपमान है, गांधी जी का अपमान है, नेहरू जी का अपमान है। और जो लोग आजादी के लिए उन सब का अपमान है। इसीलिए मोहन भागवत अपने शब्द को वापिस लो, मोदी साहब अपने शब्द को वापिस लो। और देश को आजादी हमने दिलाई 15 अगस्त 1947 में। सर और एक, जिस दिन मोदी जी के न्यू इंडिया में 30 जनवरी को गांधी को नहीं गोडसे को याद किया जाता है, गांधी जी की शहादत पर जश्न मनाया जाता है। और 1948 में जो हुआ 2025 के हिंदुस्तान में यही हो रहा है। सर मैं आपसे 2 चीजें रखूंगा आपके सामने। एक है जो जिस दिन गांधी जी की हत्या हुई किसने जश्न मनाया, आप जरा पढ़ लीजिए। और 4 फरवरी 1948 को एक चिट्ठी सरदार पटेल ने लिखा। क्या लिखा? गांधी जी की मृत्यु पर आरएसएस वालों ने जो हर्ष प्रकट किया और मिठाई बांटी, उससे ये विरोध और भी बढ़ गया। इन हालात में सरकार की आरएसएस के खिलाफ कदम उठाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा था। इसलिए मैंने ये किया। ये पंडित हमारे सरदार पटेल जी की भाषा है, मेरी नहीं है। और दूसरी 14 फरवरी 1948 को नेहरू जी ने यह कहा था, हमें मिलजुल कर रहते हुए भीषण सांप्रदायिकता के उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। और एक बार पढ़ता हूं, उस विषय का नाश कर देना चाहिए जिसने हमारे युग के सबसे महान पुरुष को मार डाला। उन ताकतों जड़ से खोद कर उखाड़ देना चाहिए
गांधी जी की हत्या पर समारोह करने वाले भारतीय कहलाने वाले का भी हक उनको नहीं है। ये नेहरू जी का कहना है। ये गोडसे के लोगों के लिए, आरएसएस के लिए, जो गांधी को मारा था, मिठाई बांटी थी, रास्ते पे नाच रहे थे, उनके लिए ये 14 फरवरी 1948 को पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया। और जो लोग गांधीवाद को मिटाने का काम कर रहे हैं, उनको बताना चाहूंगा कि गांधी जी के विचारों को कोई मिटा नहीं सकता। सर मैं यही कहूंगा कि अब जय भीम पे आऊंगा। तो जय भीम का तो आपको मालूम है, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश के संविधान लिखा और गरीब लोगों के लिए उन्होंने बहुत अपनी श्रद्धा से काम किया। लेकिन ये हमेशा यहाँ उठता है सब एक सवाल, बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान तुमने किया और कांग्रेस वालों ने किया। साहब, उसका असल अपमान अगर किसी ने किया तो शाह साहब ने किया, जो अम्बेडकर 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 बोलते उन्होंने किया। और आप हमको बोलते हैं। सर, 18 जनवरी 1952 को लिखे गए एक पत्र में बाबा साहब खुद अपने हैंडराइटिंग से लिखे हैं। अपने हैंडराइटिंग से लिखा है। उसमें अरे देखो भाई, देखो अपने हैंडराइटिंग से ये पत्र लिखा है। ये पत्र 18/52 अपने दोस्त को कमलाकांत को उन्होंने पत्र लिखा और ये कहा उन्होंने कि मुझे जो हराया गए वो लोग कौन है। मैं क्षमा चाहता हूँ किसी पार्टी को अगर धक्का लगा तो जब मुझे माफ करना, लेकिन फैक्ट्स जब हम सामने रखते हैं तो एक इनको अपने दोस्त को उन्होंने खत लिखा, माय डियर कमल खान। मैं वो सब नहीं पढ़ता। अस्कर who was here recently told me that the plot to defeat me was hatched by Dange and Savarkar, who was inflamed by my proposal to partition Kashmir. He said that was revealed to him by Sangolkar. Whatever the cause, we must acknowledge the following facts. बाकी तो अरे सावरकर और डांगे ने उनको हराया और बोल रहे हैं कि कांग्रेस हराई। कांग्रेस तो अपोजिशन, कांग्रेस एक पार्टी थी, बाबा साहब अम्बेडकर की शेड्यूल कास्ट फेडरेशन थी और वहां पर दोस्ती थी कम्युनिस्ट की, सोशलिस्ट की और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की। और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का कैंडिडेट बाबा साहब अम्बेडकर डिफीट होते हैं, डांगे इलेक्ट होते हैं और डांगे को इतने वोट मिलते हैं कि जो बाबा साहब अम्बेडकर, वो वोट अगर अम्बेडकर को मिलते उसमें से तो वो इलेक्ट होके आते, क्योंकि वो डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी थी, डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी। और डबल मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा कानून है, अगर जनरल इलेक्शन में अगर जनरल कैंडिडेट को ज्यादा वोट अगर मिले तो रिजर्व कैंडिडेट को अगर ज्यादा वोट मिले तो वो इलेक्टेड फर्स्ट, सेकंड इलेक्शन इसमें और दूसरा शेड्यूल कास्ट।
यानी 2 शेड्यूल कास्ट इलेक्ट होते थे अगर वोट ज्यादा में। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अंबेडकर को डालने के वोट उन्होंने डांगे को ही डाल दिया और एक कोई पार्टी का नेता है उसको दिया। ये कौन प्लॉट बनाए? ये सावरकर जी ने बनाया। अब पढ़ो, मालूम होता है आपको क्या है। सर तो उसके बाद सर मैं वही मेरा अभी भी डिमांड है, तो आप मानते या न मानते वो बात और है, थोड़ा तो मानने का कोशिश कीजिए। 17 दिसंबर 1924 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैं अभी आपके सामने कहा अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना नाम अगर भगवान का लेते तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता था। मैंने उसी अगर ये मानसिकता है, ये बाबा साहब के बारे में उनका ये विचार है, तो मैं कंडेम करता हूँ। नॉट ओनली कंडेमिंग, लेट हिम रिजाइन। उस पोस्ट में रहने के लायक नहीं है जो व्यक्ति दलितों का भगवान जिसको माना जाता है, इस देश के संविधान को जिसने बनाया, सबको समानता का हक दिया, सबको इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ऐसे शब्दों का जो संविधान में डाल के सबको समानता का संदेश दिया, तो इसीलिए ये लोग, मैं आपको ये कहता हूं कि उनको तो रिजाइन करने की आवश्यकता। अरे पब्लिक डोमेन में जो है वही बोल रहा हूं मैं झूठ या असत्य बोलने नहीं जाऊंगा। सर और एक बात बताता हूं। प्रोविजनल पार्लियामेंट में हिंदू कोड बिल पर डिबेट देखी, आपको समझ में आएगा। श्याम प्रसाद मुखर्जी ने बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान किया था। क्या किया था कि उन्होंने ये बोला था हिंदू कोड बिल ये हमारे समाज के खिलाफ है, मनु के खिलाफ है, और औरतों के लिए, महिलाओं के लिए आप जो इसमें हिंदू कोड बिल ने दिए, इसको हम कभी नहीं मानेंगे। ये कोड अपने पास रख लो, हो गए तो हम ऑनररी डिग्री देंगे आपको। ऐसी बात है बाबा साहब अम्बेडकर का। तब बाबा साहब अम्बेडकर ने उलट के कहा तुम्हारी समझ कम है, तुम्हारी समझ कम है, तुम जो अल्कोहलिक लोगों के साथ फिरते हो वैसी तुम्हारी मानसिकता है, इसलिए मैं मानता नहीं। ये उन्होंने कहा था। ये बातचीत तुम डिबेट में पढ़ो ना भाई, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के। तो इसीलिए सर उन्होंने सभी लोग इन्होंने विरोध किया, फिर भी ये शुक्र है कि जवाहरलाल नेहरू जी ने उसको 4 पार्ट में, सर आपको तो मालूम है ना हिंदू कोड बिल फिर 4 पार्ट में आया, 4 पार्ट में पास हुआ। वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया, और आज हमारे महिलाओं को और हर सिटीजन को उसका लाभ मिल रहा है। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि ये आरएसएस के लोग ये बाबा साहब का पुतला जलाए, गांधी जी का जलाए, नेहरू जी का जलाए, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मैं तो पुरजोर तरीके से ये कहूँगा कि वो माफ़ी मांगे, अपना पद छोड़ दे, ताकि ये बता दे कि उन्होंने कितना अन्याय दलितों के ऊपर किया है और किस भाषा में किया है। उसके अलावा पंजाब में अंबेडकर की मूर्ति को तोड़ दिए, उसी तरह से यहाँ पर जो मूर्तियाँ सामने था उसको हटा के एक पीछे कर दिए, गांधी जी का भी पीछे कर दिए। अरे क्या मिलने वाला है आपको? सब ये मूर्तियां हटा कर तुमको क्या मिलने वाला है? तुम तो बनेंगे नहीं।
लेकिन जो बना है, जो देश माना है, उसकी मूर्ति अगर है तो आपको क्या दर्द है? कोई भी यहाँ बोलते हैं कभी भी उठ के अंबेडकर की मूर्ति तुम, अरे वो तो 2 अप्रैल 1967 में कांग्रेस पार्टी ने लगाई थी वहां, तुम नहीं। हम सब उसके लिए लड़े थे 62 में, जब हमारे सर, आपको मालूम है अपने जो पंजाब के स्पीकर थे हुकुम सिंह उस वक्त, और राधा कृष्णन वाइस भी उस वक्त वो लगी थी, इनके वक्त नहीं है। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, गड़बड़ में कुछ भी बोलने मत जाओ, जरा सुधार लो अपने आप को। जोश में आकर तुम होश खो लेते हो और अपनी बात भूल जाते हो, सत्यता क्या है इसके आगे पीछे ये नहीं देखते। तो इसीलिए मैं आखिरी में ज़्यादा और कुछ नहीं बोलता, क्योंकि अब समय भी खत्म होते आ रहा। तुम उधर देख रहे हो, हमारे पीछे के लोग मेरे तरफ देख रहे हैं। आपकी पार्टी का अब भी 23 मिनट बाकी है। अब भी आपकी पार्टी का 23 मिनट बाकी है। आप इतने उदार हो, टाइम को भी पाबंदी लगाते हैं। हमारे पार्टी को, मैं जो गलती किया हूँ उनको क्यों सजा देते? हाँ, उनको जो देने का है दो मुझे। सर, मैं मोदी जी के 10 झूठ बोलकर मेरे भाषण को खत्म कर दूं। एक, ये सत्य ही बोल रहा हूँ, सत्य के सिवाय कुछ नहीं बोलता। सर 2014 में बोले पहला जुमला, विदेश से काला धन आएगा, सबको 15 लाख मिलेगा। बोला या नहीं बोला? नहीं, उधर के लोग नहीं बोल रहे। सर दूसरा जुमला, हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। बोला या नहीं बोला? तीसरा जुमला, पेट्रोल डीजल की कीमत कम करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर चौथा जुमला ये क्या है? 2022 से तक उन्होंने 2022 में बोला मैं गंगा पूरा क्लीन करूंगा, साफ करूंगा। इसके लिए वो तो साफ करने का गया, और तुम इतने लोग जाकर गंदगी किए, उसके और से और भी गंगा गंदी होगी, क्योंकि पापी लोग जाने से, श्रद्धालु नहीं। श्रद्धालु तो भक्ति से आते हैं, ये पॉलिटिकल लीडर्स है ना साहब, ये वो बहुत, इनकी गंदगी धोना बड़ा मुश्किल है। सर पांचवा जुमला, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को जल्द से जल्द जमीन पर उतरेंगे। ये पांचवा झूठ। और छठा जुमला, मेक इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग में 2022 तक 10 करोड़ नई मैन्युफैक्चरिंग नौकरियां। बोला या नहीं बोला? और सातवां जुमला, 2022 तक किसानों की आय दोगुनी। बोला या नहीं बोला साहब? आप तो बोलिए, आप बोलिए साहब, आप बोलिए जरा। वाह नहीं। सर आठवां जुमला, नोटबंदी के बाद उन्होंने कहा मित्रों मुझे सिर्फ 50 दिन दे दो, अगर मेरी कोई कमी रह जाए तो आप जिस चौराहे पर कहोगे मैं खड़ा होकर देश की जनता जो सजा देगा उसको मैं स्वीकार करूंगा। बोला या नहीं बोला? बोला। सर नौवां जुमला, 2022 तक मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन चलेगी। चल गई? नहीं चली। सर 10वां जुमला, सभी किसानों को पीएम किसान का फायदा देंगे। ये उन्होंने 10वां जुमला। नहीं मिला। सर 11वां जुमला, भगोड़े आर्थिक अपराधियों को भारत वापस लाया जाएगा
और देश के लोगों को सौंपा जाएगा। लाए नहीं सर, ये 11 झूठे मेन है बता रहा हूं मैं। 11 जो उन्होंने जुमले बोले थे ये तो सच है ना सब। ये मैं ऑथेंटिकेट क्या करूं, आप तो सुने। तो ऐसे जो जुमले देकर देश को जो फंसा रहे हैं उनको आप नसीहत सिखाना चाहिए और उसके लिए आप लोग कहना चाहिए। और आखिरी में मैं ये बात करके अपने बात को समाप्त करूंगा और ये बात एक ही करूंगा मैं, नफरत के ठेकेदारों, हिंसा के पैरवीकारों, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, कह दो गांधी जी डटे रहेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे। ये जितना भी जोर लगा ले, दिल दिमाग में विष फैला दे, गांधी अपना काम करेंगे, इनके मारे नहीं मरेंगे, इनके गाने नहीं मरेंगे। इतना कह के मैं अपने बात को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय बापू, जय भीम, जय संविधान।